नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए फिजिक्स को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो लाइट वेव है। तो इससे रिलेटेड भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कलर। तो आप जानते हैं विवग्योर होता है ना, विवग्योर, ये आपने याद करना है। जब डिस्पर्जन ऑफ द लाइट होता है तो वो 7 रंगों में टूटता है। और पहला होता है वायलेट कलर, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर कौन सा होता है, रेड होता है। तो वो बोल रहा है प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा है। तो रेड ग्रीन येलो, देखो जरा, रेड ग्रीन येलो नहीं। फिर आता है ब्लू ग्रीन येलो, तो ब्लू ग्रीन और येलो, देखो ये तीनों हो गया, तो ये आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर दिखा दिखा देता हूँ मैं, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, जिसे बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, इज ड्यू टू द डिफरेंट डेविएशन सफर्ड बाय द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। द डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट कलर। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो डेविएट करता है आपका कलर वो मारता है वायलेट, और जो मिनिमम डेविएशन लाता है वो रेड कलर है आपका। आगे लिखा हुआ, द डिफरेंट कलर्स अपेयर्स इन द स्पेक्ट्रम आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and the red. Vibgyor. Rainbow is formed due to the dispersion of the sunlight by the suspended water droplets. याद रखना कि अगर कोई पूछा जाता है कि जो आपका क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, वो कौन सा फिनोमेना है, तो वो फिनोमेना आपका डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। बात समझ में आ गई। आगे लिखा हुआ है, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक चीज़ याद रखना, ये भी याद रखना है, ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स में जब क्या होगा कि एक प्राइमरी रेनबो जो होता है आपका, जो पहला बनता है, उसमें क्या होंगे कि दो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना देखने को मिलेंगे आपको, दो अपवर्तन होंगे, और एक आपको देखने को मिलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जरूर आपने याद रखना है कि प्राइमरी रैम्बो में आपको दो रिफ्रैक्शन और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी रैम्बो जो पीछे की तरफ बन जाता है, आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष के पीछे भी इंद्रधनुष बन रहा है, तो ये सेकेंडरी कब बनता है, ये तब बनता है जब आपका टू रिफ्रैक्शन होता है और उसके साथ टू इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। बात समझ में। ये तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा क्योंकि दो फिनोमेना आ रहे हैं, तो ऊपर आ जाता है दो, एक का रेशियो आ जाता है दो दो का। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज अ मीडियम इज द मैक्सिमम फॉर दैट कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम। तो ये किसके लिए होता है, आपका रेड के लिए होता है। तो यहाँ पर देख देते हैं व्हाइट लाइट है या हम क्या बोलते हैं सनलाइट है। तो जैसे इस प्रिज्म से गुजारा जाता है, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बैंड मारता है वो मारता है वायलेट, और सबसे कम मारता है रेड। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए जो कलर होता है हमें रेड वो दूर से दिख जाता है, जबकि वायलेट की क्या होती है, सबसे कम होती है आपकी। ठीक है। अच्छा, ये किस में फॉल करती है, जो आपकी सनलाइट होती है विजिबल में फॉल करती है, जो हमें दिखती है, ठीक है ना। और ये लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक इनकी क्या होती है, रेंज होती है। बाकी अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये किस हिसाब से आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी, बढ़ती चली जा रही है, जो आपका क्या वेवलेंथ तो घटती चली जा रही है, तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड। तो उसे बोला जाता है जहाँ पे आपके कोई भी सेंसर काम नहीं करते, होता है ब्लाइंड स्पॉट। आपने सुना भी होगा। बाकी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, डार्क स्पॉट, कॉर्निया और आयरिश, ये सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा आपको बाई पिक्चर। तो पहले पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, देयर आर नो सेंसरी सेल्स एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना, सो नो विजन इज पॉसिबल एट द पॉइंट इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या बोल रहा है, देखो, देयर आर नो, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर नो सेंसरी सेल्स एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स। कहाँ पे बात कर रहा है, सेंसरी सेल्स नहीं होते जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, जहाँ पे रेटिना होता है आपका, ठीक है ना। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट, और वहाँ पे आपको कोई विजन निकल गया नहीं, तो उसे आपको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ऑप्टिक नर्व और रेटिना यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स, और जो पीछे की तरफ आपका ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका रेटिना। तो इनके बीच में जो होता है, यहाँ पर सेंसरी सेल्स आपकी लगी नहीं होती, और यहीं पर आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लाइंड spot a small portion of the visual field of each eye corresponding to the location of the optic disc, also known as the optic nerve set within the retina. देर आर नो फोटोरिसेप्टर्स, रोड्स और द कॉन, ये सेल्स होती हैं हमारे आंखों की, रॉड्स एंड द कॉन सेल्स होती हैं ऑन द ऑप्टिकल डिस्क, एंड देयर फोर देर इज नो इमेज डिटेक्शन इन द रीजन। द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द राइट आई इज टू द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ द विजन, याद रखना। वाइस वर्सा टू द लेफ्ट आई। ब्लाइंड स्पॉट आर नॉट सीन विद द बोथ आइज ओपन। अगर दोनों आंखें आपकी अगर ओपन है तो ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए एक आंख बंद करनी होती है, सिंस द विजुअल फील्ड ऑफ द टू आइज ओवरलैप। Indeed, even with the one eye closed, the blind spot can be difficult to identify subjectively due to the brain's tendency to fill in or disregard
द मिसिंग पोर्शन ऑफ द इमेज। अच्छा, डार्क स्पॉट की बात कर लेते हैं। डार्क स्पॉट रेफर टू द ब्लाइंड स्पॉट और द शैडो मूविंग थ्रू द विजन और द स्पेक्स फ्लोटिंग इन द आई। कॉर्निया की बात करें, ट्रांसलूसेंट आउटर कोटिंग होती है आपकी कॉर्निया ऑन द फ्रंट ऑफ द स्किन। द कॉर्निया हेल्प्स योर आई टू कॉन्सेंट्रेट द लाइट सो यू कैन सी द इट क्लियरली। आपने देखा होगा जो बड़ा और छोटा होने लग जाता है, जैसा हम क्या होता है लाइट साइड से आपका किस साइड की तरफ, डार्क साइड की तरफ आते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, आपका जो लेंस होता है वो बड़ा होने लग जाता है। ये कॉर्निया पॉइंट पे होता है। इस तरीके से जब आप क्या जाते हैं लाइट की तरफ जाते हैं तो आपका छोटा होने लग जाता है। अच्छा, आइरिश की बात करें तो आइरिश इज स्मॉल एनुअल स्ट्रक्चर इन द आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डेप्थ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्यूपिल एंड देयरफॉर अमाउंट ऑफ द लाइट रीचिंग द रेटिना। ये आपका आइरिश होता है जिसका कलर आपका जैसे देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है कि ब्लू है, किसी की आंखें किसी की कैसी भूरी है, ब्राउन है या फिर ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो, सबसे बाहर का जो होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं। मेन जो पार्ट होता है सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे कॉर्निया बोला जाता है। फिर एक अंदर की तरफ आता है आपका एक्वोस्यूमर आता है जो वाटरी फॉर्म में होता है हमारे आँख के अंदर। उसके बाद आपको जो ये पीला कलर का दिख रहा है, पीला कलर को दिख रहा है, ये आपका कौन सा आइरिश है। आइरिश होता है यही कलर को करता है, ठीक है ना। ये जो आपका देखो ये वाला, ये आपको जो पीला कलर का दिखता है ये क्या आपका आइरिश है। ये क्या करता है आपके आई कलर को क्या करता है, शो करता है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कौन सा, प्यूपिल आता है जो बीच में आपका, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है सिल्टरी मसल्स। ये क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है बुढ़ापा आने लग जाता है, सिल्टरी मसल आपकी कैसे लूज होने लग जाती है। इसलिए क्या होती है कि आंखों की जो रोशनी होती है वो कमजोर पड़ने लग जाती है। ये सिल्टरी मसल्स क्या करती हैं कि हमारी आंखों को बड़ा या लेंस को क्या करती हैं आपका बड़ा या छोटा करने का काम करती हैं, कि ताकि हमें कोई चीज़ साफ तौर पर दिख जाए। उसके बाद आपको ये बीच में जो दिख रहा है वो तो आपका लेंस है। इसके बाद आपका ये जो बीच वाला पार्ट इसे एकोमोडेशन पॉइंट बोलते हैं, और ये किसका बना होता है आपका विट्रस ह्यूमर का बना होता है, ग्लासी फॉर्म में होता है। ये क्या करता है कि हमारी जो आंख को है ना उसको एक हिसाब से आपका बैलेंस देता है, कि आपके आंख का जो बैलेंस होता है ना, ये विट्रस ह्यूमर जो होता है थोड़ा सा कैसे होता है, लिक्विड ही होता है, मतलब बोल सकते हैं जैसे जेली टाइप का होता है, और ये बैलेंस देता है हमारी आंख को। उसके बाद जो आपका पूरा ये रेड कलर में दिख रहा है ये आपका रेटिना पॉइंट है, और उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व्स लगी हुई हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल एके इज। तो मसल्स एके को हटाने के लिए आपकी इंफ्रारेड यूज की जाती है। इंफ्रारेड आपका हीटिंग एजेंट की तरह काम करती है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल एके एंड टेंशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कुकर्स फॉर द कुकिंग फूड्स एंड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन थर्मल इमेजिंग एंड द कैमराज। इनमें भी क्या, थर्मल इमेजिंग में भी आपका इंफ्रारेड इस्तेमाल की जाती है, आपने देखा होगा, और कैमराज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन में क्या होता है कि आपको पिक्चर्स तो दिखती नहीं है, तो क्या होता है कि जो आपका थर्मल इमेजिंग होती है वही शो हो पाती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या लिखा होता है, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपका क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये कैसे होती है, नॉन मैकेनिकल, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं। टू प्रोपगेट आर टर्म्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। ये क्या होती है कि वैक्यूम से भी क्या हो सकती है, आपका पास ऑन हो सकती है। आगे लिखा कैथोड रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या एग्जांपल है। जैसे मैं बताया था ना, रेडियो हो गई, फिर आपकी कौन सा आपकी बोलते हैं आपकी जो इंफ्रारेड हो गई, एक इंफ्रारेड आ जाती है आपका, और कौन सा आ जाता है आपका विजिबल आ जाती है। विजिबल के बाद आपकी कौन सी आ जाती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आ जाती है, उसके बाद आपका जैसे एक्स रेज और गामा रेज आपकी ये आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपकी कौन सी होती है, क्या था उसका नाम, एक सेकेंड है मेरे दिमाग से, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल हो गया, एक सेकेंड रुकना है। ओवन में जो आपका रहता है ना, ओवन में कौन सी वाली रहती है, माइक्रोवेव बोल रहा था मैं, ठीक है ना, माइक्रोवेव, और यहाँ पे लिखा भी है माइक्रो, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते तो इंफ्रारेड वेव्स की अगर बात करें, डिस्कवर्ड बाय द हर्सेल इन द 1800। इन्हें हर्सेल ने खोजा था 1800 में, और इनकी जो वेवलेंथ होती है 7 × 10⁻7 टू 10⁻³ मीटर तक होती है। पोजीशन अगर स्पेक्ट्रम में बात करें तो लिखा हुआ है इंफ्रारेड रेडिएशन इज अ कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम, मोस्टली द वार्म ऑब्जेक्ट एमिट द इंफ्रारेड रेडिएशन। ज़्यादातर जो आपके क्या होता है गर्म जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंफ्रारेड को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। इट इज़ अ बियॉन्ड द ह्यूमन विजुअल स्पेक्ट्रम बट कैन बी फेल्ट। याद रखना कि हमारी आंखें नहीं देख सकते, हमारी आंखें केवल विजुअल रेज को देख सकती हैं जो 700 से 400 नैनोमीटर के रेंज में होती है आपकी। अच्छा, लिखा एवरी ऑब्जेक्ट विद द टेम्परेचर ऑफ द 268 डिग्री सेंटीग्रेड एमिट द IR रेडिएशन। याद रखना जिस भी चीज़ का अगर आपका टेम्परेचर 268 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया वो इंफ्रारेड को आपका क्या करती है, एमिट करती है। इट इज़ यूज्ड इन द जॉइनिंग द फैब्रिक्स मेड ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स इंक्लूडिंग द माइट्स, पॉलीप्रोपिलीन एंड द
कार्बोनेट यूजेज देख लेते हैं, तो हाफ ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, तो सनलाइट जो होती है उसमें क्या होता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन आपको देखने को मिलता है। आगे लिखा हुआ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इन अर्थ सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पज एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ टू कॉर्प्स, वहाँ पे भी इस्तेमाल की जाती है। इन रिवीलिंग द सीक्रेट राइटिंग हो गई आपकी, फॉर लुकिंग थ्रू अ फॉग मिस्ट और ड्यूरिंग द वॉर टाइम, यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। टीवी की रिमोट में भी आपको इंफ्रारेड देखने को मिलती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इट हैज़ बिन कैटेगराइज इन द 3 टाइप्स, 3 तरीके की आपकी इंफ्रारेड होती हैं। एक शॉर्ट वेव होती है, नियर इंफ्रारेड जिसे बोला जाता है, तो इट इज़ क्लोजर टू द विजिबल लाइट, ये ज़्यादा आपके क्लोज होती है विजिबल लाइट के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, टेम्परेचर जो रेंज करता है इसका 740 से लेकर 3000 से लेकर 5200 केल्विन तक इसका क्या होता है आपका रेंज होता है। दे डोंट एमिट एनी डिटेक्टेबल हीट, इससे आपकी कोई हीट आपकी प्रोड्यूस नहीं होती। इट इज़ यूज्ड इन द टीवी रिमोट कंट्रोल। अच्छा, आगे चलते हैं। मीडियम वेव एंड द मिडिल इंफ्रारेड, तो इसकी जो रेंज होती है लगभग आपको 740 की तक चली जाती है, ये आपने याद रखना है। हेल्पफुल होती इन द ऑब्जर्विंग द कूलर ऑब्जेक्ट, वहाँ पर आपका क्या कोई अगर ठंडी चीज़ है उसको पता लगाने में, जैसे प्लैनेट हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, उनका पता लगाने में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड आती है, फार इंफ्रारेड आती है, तो ये क्या करती हैं, दे आर नियरर टू माइक्रोवेव, ये किस तरफ शिफ्ट मारती हैं आपका, माइक्रोवेव की तरफ शिफ्ट मारती हैं। बात समझ में आ गई। तो होता है क्या, फिर इनकी जो क्या होती है आपकी डिस्टेंस कवर करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर रेंज इनका जो कर देता है वो 140 के तक जाता है। दे कैन बी फेल्ट एज इंटेंस हीट, अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है जैसे माइक्रोवेव में होती है। दे आर मोस्टली एमिटेड बाय द सन, और ज़्यादातर ये जो निकलती है सन से निकलती, ऑल्सो एमिटेड बाय द कोल्ड डस्ट। अच्छा, आगे लिखा अदर प्रॉपर्टीज, मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ इस पिक्चर में, देखो कि यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, देखो ये है ना इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या होता है कि जो आपकी कौन सी है, शॉर्ट एंड है, वो विजिबल की तरफ ज़्यादा आएगी, और जो आपकी बोल सकते हैं लॉन्ग वाली है वो किस तरफ जाएगी, आपकी माइक्रोवेव की तरफ जाएगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो, अदर प्रॉपर्टीज of the electromagnetic waves are they propagate in the perpendicular direction to each electric field and the magnetic field. The waves are composed of the oscillating the magnetic and electric field. These waves travel with a constant velocity of 3 into 10 to the power 8 meter per second in the vacuum, यानी मतलब ये लाइट की स्पीड से चलती हैं आपकी। दे आर डिफ्लेक्टेड नाइदर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होती, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड में हो। अच्छा, सम ऑफ द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें, जैसे अल्ट्रावायलेट आ जाती है जो आपका विजिबल के बाद देखने को मिलती है, तो लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय द रिटर इन द 1801, वेवलेंथ जो होती है 10 टू द पावर -9 टू 4 इंटू 10 टू द पावर -7 तक जाती है, मीटर तक जाती है। यूज इन द प्रिजर्विंग फूड स्टफ में यूज़ की जाती है, खाने को मतलब सिक्योर करने के लिए। इट इन डिटेक्टिंग द इनविजिबल राइटिंग और फॉरगेट द डॉक्यूमेंट इन कैप्चरिंग द फिंगरप्रिंट इन द लेबोरेटरी। अच्छा, याद रखना अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल फिंगरप्रिंट्स को पहचानने में भी किया जाता है। विजुअल लाइट का न्यूटन ने सबसे पहले खोजी थी, ठीक है ना, 1966 में। 4 इंटू 10 टू द पावर -7 से 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर तक इनकी रेंज होती है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, चलो वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो वेव्स के बारे में लिखा, अ वेव ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स, बट नो materials object makes this journey. The frequency of a wave is obtained by the including a factor of the times in the mix. We are completely dependent on the wave for the all of our wireless communication. For example, you make a call to your friend in another city with your mobile phone. The entire communication is happening via the audio, but the entire process of the transmission of a signal forms the talker to the receiver occurs as a waveform. The phone converts your voices into the electric signal, which then propagates either through copper wires or through the antenna in the wireless communication. Wave is flow or the transfer of energy. याद रखना कि वेव क्या होता है, फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ द ऑसिलेशन थ्रू अ मीडियम, स्पेस और द मास। मीडियम क्या हो सकता है आपका, स्पेस हो सकता है, कोई मास हो सकता है। सी वेव्स ऑफ द टाइड्स आर अ साउंड विच वी हेयर, a photon of the light traveling and even the movement of the small plants blow by the winds are all example of the different types of the waves. A simple wave illustration is as follows. तो इस तरीके से देखो आपकी क्या होती है, कोई वेव है वो इस तरीके से आपके क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। आपका क्या होता है कि इस पॉइंट से लेकर देखो, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ, क्रस्ट बोला जाता है अपर पॉइंट्स को और ट्रफ बोला जाता है नीचे पॉइंट को। तो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपका कंप्लीट होता है ना, जैसे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक, तो इस वाले पॉइंट को बोला जाता है आपका क्या, वेवलेंथ बोला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप यहाँ से चल सकते हैं, देखो यहाँ से चले और यहाँ तक चले, तो इसे भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, उतनी डिस्टेंस कवर हो रही है। इसमें क्या आपका 2 हाफ क्रस्ट आ जाते हैं, एक फुल ट्रफ आ जाता है, तो उतना ही बन जाता है। उसके अलावा क्या है कि जो आपकी क्या होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है, चाहे वो क्रस्ट की हो चाहे ट्रफ की हो, वो होती है आपकी किससे शो, वो होती है आपकी एम्पलीट्यूड से शो।
अच्छा, वेव 1 सेकंड में जितना क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर लेती है, मतलब चल जाती है 1 सेकंड में जितना चल जाएगी, जितना भी मान लीजिए वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और 1 सेकंड में वो यहाँ तक चली, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बात समझ में आ गई, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेव की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। देयर आर द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में आप वेव्स को फाइनलाइज करेंगे। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स। इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। वेव्स, ठीक है ना। और तीसरी आती है मैटर वेव्स। चलो पहले पढ़ लेते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स लिखा हुआ है, मैकेनिकल वेव्स इज अ वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ द मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी थ्रू अ मीडियम। मतलब मैकेनिकल वेव्स को अगर मैं मोटा माटी बोलूँ तो इनको मीडियम की जरूरत होती है। ये बिना मीडियम के आपके नहीं प्रोपेगेट कर पाती, नहीं चल पाती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ द वेवी प्रोपेगेशन इज लिमिटेड बाय द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशंस। इन दिस केस द ऑसिलेटिंग मैटेरियल मूव्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट ट्रांसमिशंस। ठीक है, आगे लिखा एंड देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांजेक्शनल मोशन वन इंट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इज द वे दैट दे आर मेजर्ड विच इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। इसको किससे दिखाते हैं भाई, जब इसको अगर कभी भी शो करना है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ व्हेन दिस डायमेंशनल फैक्टर इज 1। याद रखना, कभी भी अगर डायमेंशनल फैक्टर 1 आता है, याद रखना, तो इसका मतलब होता है कि हार्मोनिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर ये क्या करता है, आपका एक्सीड कर देता है, वेव क्या कर सकती है, आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो ये होते हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स। इनको मीडियम की जरूरत होती है। जैसे आपकी कौन सी होती है, साउंड वेव्स होती है। साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। मान देखिए अब होता है क्या, जैसे एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के पास अपना एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे साउंड वेव्स काम करती हैं। जबकि अगर चंद्रमा की बात करूँ, मून की बात करूँ, तो वहाँ पे आपकी साउंड वेव्स काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे मीडियम है ही नहीं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ पे साउंड वेव्स काम नहीं करती। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, अगर मैकेनिकल वेव की बात करूँ, 2 तरीके की होती हैं आपकी। तो एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है आपके ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो पैरेलल शिफ्ट मारती हैं। इन दिस टाइप ऑफ द वेव द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल आर पैरेलल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी। मतलब किस तरीके से होता है, पैरेलल शिफ्ट मारती हैं, ऐसे आगे की तरफ, आगे पीछे की तरफ, आगे पीछे, इस तरीके से प्रोपागेट करती हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन टू विच द वेव इज मूविंग। एग्जाम्पल आते हैं आपके साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स के, एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करूं, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द राइट एंगल, जब क्या होता है आपका 90 डिग्री पे आपका प्रोपोगेट करती है, परपेंडिकुलर करती है आपके द मोशन ऑफ द एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ द वेव्स इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स। अच्छा, एक चीज याद रखना, लाइट एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, पर आप जानते हैं लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन है आपका। हालांकि लाइट क्या आपका मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल में कौन सी, ट्रांसवर्स है, पर ये नॉन मैकेनिकल भी तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। तो आप इतना याद रखना कि लाइट हालांकि इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, फिर भी एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इसका जो प्रोपगेशन होता है वो राइट एंगल पे होता है। अच्छा, लिखा सम ऑफ द अदर एग्जांपल आता है पोलराइज्ड वेव। अच्छा, फिर आती है वाटर वेव्स। वाटर वेव बताओ क्या होती है, कई बार पूछा जाता है वाटर वेव्स किस तरीके की वेव्स हैं, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है। तो आपने सीधा सिंपल सा बोलना है कि वाटर वेव दोनों तरीके से प्रोपोगेट करती हैं। आपका लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, मतलब आगे पीछे भी करती हैं, पैरेलल शिफ्ट में मारती हैं, और आपका ऊपर नीचे भी मारती हैं, ट्रांसवर्स मोशन भी करती हैं। तो ये आपने तीसरा पॉइंट याद रखना कि वाटर जो आपकी वेव्स होती हैं आर एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, तीसरी वेव्स की अगर बात करेंगे, तीसरी होती है आपकी सरफेस वेव्स आती है। इन दिस टाइप ऑफ द वेव द पार्टिकल ट्रैवल इन द सर्कुलर मोशन। अब तक हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल होता है पैरेलल शिफ्ट, ट्रांसवर्स में होता है राइट एंगल पे परपेंडिकुलर शिफ्ट। सरफेस वेव जो होती हैं वो सर्कुलर मोशन में आपका क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। दीज वेव्स यूजुअली ऑक्योर्स एट इंटरफेसेस, जब आपका इंटरफेसेस आते हैं। वेव्स इन द ओशन, द रिपल्स और इन अ कप ऑफ द वाटर आर एग्जांपल ऑफ द सच वेव्स। तो ये आपके ट्रांसवर्स वेव्स, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये ऊपर नीचे आपका प्रोपोगेट करती है, आगे पीछे आपका प्रोपोगेट करती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लेते हैं। इन्हें नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है। इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दोनों होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखो जहाँ की तरफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है इन्हें। द लाइट यू सी द कलर्स अराउंड यू आर विजिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब लाइट को जो फिनोमेना होता है, लाइट किस तरीके से वेव करती है, वो नॉन मैकेनिकल भी करती है, और लाइट विजिबल में आती है। और विजिबल किसका पार्ट है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। जब मैंने पढ़ाया था रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, आपका विजिबल आ गया, उसके बाद मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट, फिर आपका एक्सरेज और फिर गामा रेज। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या आपके पार्ट्स हैं। अगर लिखा वन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हियर इज दैट अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड अ मीडियम और टू ट्रैवल। इन्हें क्या है, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एट द सेम स्पीड ऑफ द टू
9979, मतलब 3 × 10⁸ जो क्या होता है आपकी लाइट की स्पीड होती है, उसी की जैसा क्या करती है आपकी ट्रैवल करती है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे माइक्रोवेव, एक्सरेज, रेडियो, अल्ट्रावायलेट। इसके अलावा मैंने बताया था। अच्छा, इस तरीके से याद करना, देखो पहले कौन सा थी, रेडियो, और ये क्या आपका, ये जो आपका वेवलेंथ है ये घटते हुए चलेंगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है रेडियो की होती है, उसके बाद किसकी होती है, माइक्रोवेव की। फिर उसके बाद कौन सा आती है, अल्ट्रावायलेट, नहीं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आती हैं। फिर आपकी विजुअल रेज आती हैं, फिर आती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट, और फिर आती हैं आपकी कौन सी, एक्स, और फिर आती है वाई। तो ये आपका क्या है, जो लैम्डा है ये क्या आपका इस तरफ क्या हो रहा है, घटते हुए चल रहा है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ते हुए चलती है। अच्छा, मैटर वेव्स की बात कर लेते हैं, तो लिखा हुआ है दिस कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर इज एबिलिटी टू एग्जिस्ट द बोथ एज द पार्टिकल और वेव। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एज अ पार्टिकल भी करते हैं और एज अ वेव भी करते हैं, तो इन्हें मैटर वेव बोला जाता है। वॉज फर्स्ट बाउट टू लाइट बाय द फाउंडर्स ऑफ द फील्ड ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। जो लाइट के पार्टिकल, देखो लाइट किस तरीके से वेव की तरह भी काम करती है और आपका पार्टिकल फॉर्म में भी काम करती है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट सुना होगा आपने, लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल अ बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड जस्ट लाइक एनी अदर बीम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वाटर वेव। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर वाज बाउट फॉरवर्ड बाय द लुइस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अच्छा, मैकेनिकल वेव मैंने बताया, मैकेनिकल वेव्स आर द वेव दैट नीडेड अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, और नॉन मैकेनिकल को जरूरत नहीं होती है। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड द सेस्मिक वेव्स आर द एग्जांपल। यहाँ पर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती है नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, ये वैक्यूम से नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और ये आपका क्या कर सकती है, कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो। शैडो के फॉर्मेशन के लिए आपको लाइट चाहिए होगी, उसके बाद आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जहां से क्या है आपकी लाइट गुजर ना सके, पास ऑन ना कर सके, और एक स्क्रीन चाहिए होगी आपकी। तो ये ऑल द अबव क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है, तभी जाके आपका शैडो बनेगा। लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशंस ऑफ द विजन इन आवर आईज। The object around us reflect the lights. The reflected lights reaches our eyes and makes them that things visible to us. Luminous objects like the sun, star, electric bulb, etc. have their own light and they are considered a source of the light. Non-luminous objects are those objects which do not have their own light but reflected to light coming from the some sources. अच्छा, आगे लिखा लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम। याद रखना लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल जो आपका क्या होता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, जहाँ से लाइट आपकी पूरी तरीके से गुजर जाती है। लिखा हुआ द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम और द ऑब्जेक्ट अक्रॉस वी कैन सी द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ग्लास एंड वाटर। ट्रांसलूसेंट की अगर बात करें, जो आपका कैसा होता है, जैसे फिल्टर पेपर टाइप का होता है, कुछ गुजर जाती हैं आपके। तो लिखा हुआ द ऑब्जेक्ट दैट पार्शली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आपका फिल्टर पेपर आ जाता है। ओपेक होता है जो आपका गुजरने ही नहीं देता। द ऑब्जेक्ट अक्रॉस विच लाइट कैन नॉट पास और कॉल द ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक द कार्डबोर्ड, बुक्स, कोई भी ऐसी चीज़ें जो गुजरने, जो कि बनाती है अपनी छाया बनाती, कैसी डार्क, वैसे ट्रांसलूसेंट बनाते पर उनकी बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, आपकी लाइट होती है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है शैडो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखो लिखा हुआ है अ शैडो इज द ब्लैक स्पॉट दैट इज फाउंड व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द पाथ ऑफ द लाइट. This happens because the light travel in a straight line and if there is any obstacle in between the light could not pass through it. It form on the screen which could be a wall or anything like that. The size of the shadow depends upon the distance between the opaque object and the source of light. तो ये देख लीजिए आपका ये शैडो फॉर्मेशन हो रहा है, ये लाइट सोर्स है, बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मतलब कैसा, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ये पीछे क्या हो रही है आपकी स्क्रीन में क्या बन रही है, स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन के सामने क्या बन रहा है आपका, स्क्रीन होनी जरूरी है। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो आपका क्या होगा, आपका बनेगा नहीं। या तो क्या होती है आपकी, जैसे जमीन पे छाया बन जाती है, तो ऊपर से आता है फिर सनलाइट, इस तरीके से आता है। तो स्क्रीन बहुत ज़रूरी है, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट जरूरी है अगर आपको बनाना है, और लाइट सोर्सेज आपके पास होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, चलो। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो ट्रांसपेरेंट होते हैं जब पूरी लाइट क्या होती है, जितनी लाइट आई उतनी क्या हो जाती है आपकी, चली जाती है, जैसे विंडो हो गया आपका। ट्रांसलूसेंट में होता है कि सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ ही लाइट आपकी क्या होती है, पास हो गई, जैसे सनग्लासेस हो गए आपके। और ओपेक होते हैं जो जिसमें लाइट ही नहीं पास हो पाती, जैसे आपको कोई भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे बैग पैक रखा हुआ उसने। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम इन द वैक्यूम। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ लाइट देखना था। मीडियम दो हो सकते हैं, जैसे एक आपका वैक्यूम हो सकता है, तो दूसरा मीडियम आपने देखना था। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर, जो स्नेल लॉ बोला जाता है, आई थिंक सो। तो वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये देखो वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज आई क्या होता है आपका, इंसिडेंट रे होती है ना, इस तरीके से आती है इंसिडेंट रे आई ऐसे, और मान लीजिए यहाँ से इधर चली गई, तो ये एंगल बन जाता है, ये आपकी आई इंसिडेंट है, ये आपकी आर,
रिफ्रैक्टिव है। तो लिखा हुआ है एंड आर इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, और ये हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्नेल लॉ होता है। दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो ये क्या है, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द मीडियम हैविंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, याद रखना, देन द अदर। अगर किसी की वैल्यू रिफ्रैक्टिव वैल्यू क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है तो किस में होगी, आपका डेंसर मीडियम में होगा। जैसे आपका एयर के मुकाबले वाटर क्या डेंसर मीडियम है, वाटर के मुकाबले सॉलिड क्या आपका डेंसर मीडियम है। द मीडियम ऑफ द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर देन द अदर। द स्पीड ऑफ द लाइट इज हायर इन द रेयर मीडियम, याद रखना कि स्पीड की जो आपकी क्या होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में क्या होती है आपकी हायर होती है, और डेंसर मीडियम में क्या होती है आपकी कम होती है। अच्छा, अगर अलग अलग जैसे एयर का अगर बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग एक के आसपास है, 1.0003 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, कैरोसिन का 1.44 है, बेंजीन का 1.50 है, रॉक सॉल्ट का आपका 1.54 है, सेप्रे का आपका 1.77 है, और डायमंड का 2.42 है। अच्छा, आगे चलते हैं। इनविजिबल स्पेक्ट्रम द रे ऑफ द लाइट विद द मैक्सिमम वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मैंने बताया था रेड की होती है, सबसे कम जो होती है इसकी मिनिमम होती है, इसकी क्या होती है आपकी मैक्सिमम। इस तरीके से याद करना है विबग्योर। तो सबसे आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा इसकी और सबसे कम इसकी। अच्छा, नेक्स्ट चलते तो लिखा हुआ है द विजिबल स्पेक्ट्रम इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। It run from the about a wavelength range of the 700 nanometer to 400 nanometer. Human eyes are sensitive to this range of the wavelength. Human eyes respond differently to the different wavelengths. एक सेकेंड है, आगे लिखा हुआ है ह्यूमन आइज आर सेंसिटिव टू द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। तो याद रखना जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा हमारी जो आंखें होती हैं उस चीज़ को पकड़ पाती है। जैसे रेड जो कलर होता है उसे दूर से देखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ ह्यूमन आइज रिस्पॉन्ड द डिफरेंटली टू डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, रेड रेज की अगर बात करें ऑफ द लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। रेड रेज ऑफ द लाइट हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। रेड इज द लाइट दैट स्कैटर्ड द लीस्ट। याद रखना कि सबसे कम जो स्कैटर्ड होती है मतलब जो फैलती है वो आपकी कौन सी रेड है। वायलेट की अगर बात करें मिनिमम वेवलेंथ होती है आपकी, और मैक्सिमम अगर देखी जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उल्टा चलता है। और इसका अगर देखेंगे स्कैटर सबसे ज़्यादा आपकी जो होती है वायलेट ही होती है। अच्छा, ब्लैक कलर की अगर बात करें तो ब्लैक कलर वो कलर होता है जो सारे कलर्स को क्या कर सकता है एब्जॉर्ब कर सकता है। व्हाइट कलर होता है जो सारे कलर्स को आपका रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, ये देख लीजिए, तो मैंने बताया था, देखो सबसे देखो यहाँ से ऐसे याद करना है आप लोग। देखो ये वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ क्या होता है कि रेडियो से जब हम किस तरफ जाते हैं गामा रेज की तरफ जाते हैं। और विजिबल में भी आपने याद रखना है, विजिबल में ऐसे याद रख लेना है आपने कि विजिबल में ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे आपने याद रखना है उल्टा चढ़ना है विबग्योर, ऐसे उल्टा लिख देना विबग्योर ग्योर, ऐसे उल्टा लिख दो, बस आपको पता लग जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो आपकी वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड की, फिर होती है रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, फिर आता है आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेज और गामा रेज। अच्छा, अगर बोलेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलेगा, किसकी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, फिर एक्स की, फिर अल्ट्रा वायलेट की, फिर वायलेट की आ जाएगी, फिर आ जाएगा इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर आता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और फिर आता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है आपका माइक्रोवेव, और फिर आता है रेडियो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज ऑफ द 100 कैंडला एट द डिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर इज। तो इंटेंसिटी जो देखी जाती है वो होता है आपका I इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे डिस्टेंस आर से शो होती है। तो ज़्यादा 100 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 25 लक्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लाइट कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज द लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिर भी बट लाइट हैज़ द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द वेवलेंथ, इंटेंसिटी, स्पीड, एंड दीज आर ऑल कैन बी मेजर्ड। कैंडेला की अगर बात करें, कैंडेला इज ऐसा यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप जानते हैं ना, कैंडेला मैंने बताया था ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है, 7 में से एक है। ठीक है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। तो ये किसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपका क्या होता है कैंडेला होता है। अच्छा, अगर वही बात करूंगा कि लक्स जो होता है वो किसका होता है आपका, ये होता है आपका बेसिकली द यूनिट ऑफ द इल्यूमिनेस एज इक्वल टू द 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो जो आपका होता है जैसे एस इक्वल टू दे रखा है आपका, जो इंटेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 100 कैंडला के आसपास दे रखी है आपकी, और जो आपका डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर की। अब निकालना आपका, तो आई निकालना है आपका, तो आई इक्वल टू एस अपॉन आर। आई मैंने बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स है, जहाँ पे एस के आपका इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज है, ये लाइट सोर्स का, ये आपका सोर्सेज है दूसरी चीज़ों का। और जो आपका आर है वो क्या आपका डिस्टेंस है, तो जो निकल जाएगा वो 25 लक्स निकल जाएगा आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट चलता है लाइट ईयर। तो ये आपकी डिस्टेंस होती है, लाइट जितना एक साल में फ्री स्पेस में क्या कर सकती है ट्रैवल कर सकती है, उसी को लाइट बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लाइट जो है
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। एक साल में 365 दिन होते हैं, इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 9.46 × 10⁻15 मीटर्स वो क्या करती है एक साल में चल जाती है। तो यही आपका क्या होता है, आपका 1 लाइट ईयर होता है। और लाइट ईयर कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, थकेला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। लाइट ईयर आपकी किसकी यूनिट है, ये आपकी क्या है, समय की यूनिट है। आप गलती से क्या मत लिख देना, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, समय की नहीं, आपकी लिखा रहता है वहाँ पर क्या है, ये समय की यूनिट है या फिर ये दूरी डिस्टेंस है या दूरी से संबंधित है। तो समय से नहीं है, लाइट ईयर से हमें लगता है कि टाइम से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड नहीं होता है, ये रिलेटेड होता है आपका किससे, डिस्टेंस से, ये आपने याद रखना है। अच्छा लिखा हुआ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, याद रखना, नॉट द टाइम। एंड इफ वी ऑब्जर्व द ऑप्शन देयर इज ओनली ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो क्लियर कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब बोला जाता है तो वो सन से लेकर, ये आपका सन है और ये आपके अर्थ है, ये आपकी क्या अर्थ है, ये आपका मून है। तो देखो अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली जाती है तो सन और जो क्या है अर्थ है उनके बीच की जो एवरेज आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका 149 मिलियन किलोमीटर है, या मोटा माटे लिख लो आप, ये कितना आपका, ये आपका 150 किलोमीटर है। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, आपने इतना याद रखना है, दूर है सन हमसे। अच्छा वहीं अगर मैं लूनर डिस्टेंस की बात करूँ तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है, मोटा माटी एवरेज आपने याद रखना है। और यहाँ से लेके सन से लेके और लाइट ईयर एक साल में जितना ट्रैवल कर लेती है तो वो कितना करती है, 9.46 × 10⁻15, ठीक है ना, मीटर, इतना ट्रैवल कर लेती है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा द ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट एग्जिबिटेड बाय, ड्यूल नेचर होता है लाइट का, दो ड्यूल नेचर ही होता है कि वो पार्टिकल फॉर्म में भी, आपका पार्टिकल में भी होती है और आपका क्या होती है, वेव फॉर्म में भी होती है। अब वेव को समझाने के जैसे आपके कौन कौन से, देखो मैं बता देता हूँ, वेव को समझाने के लिए जैसे आपके फिनोमेना आ जाता है, डिफ्रैक्शन आ जाता है, क्या जाता है, डिफ्रैक्शन आपका कैसा है, वो दिखाता है किसको, आपके वेव फिनोमेना को। उसके अलावा रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी वेव को दिखाता है, और इंटरफ्रेंस भी आपका दिखाता है। तो ड्यूल नेचर में एक तो डिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन है तो ये वेव नेचर को दिखाएगा, पार्टिकल नेचर को नहीं दिखाएगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो रिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस दोनों कहाँ पे, मैंने बताया ना, दोनों देखो वेव नेचर को दिखाते हैं, तो ये पार्टिकल नेचर को नहीं दिखा रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा अब फिर आते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दिखा सकते हैं या कॉम्पटन इफेक्ट से दिखाते हैं, दो होते हैं आपके, ये पार्टिकल नेचर को दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे केवल ये पार्टिकल नेचर को दिखा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, केवल ये होगा, देखो ये दिखा देगा वेव फॉर्म को और ये दिखा देगा पार्टिकल फॉर्म को। तो ड्यूल नेचर जो शो हो जाएगा वो किसके थ्रू हो जाएगा, डिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका शो हो जाएगा। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट शोज द ड्यूल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। फिनोमेना एक्सप्लेनिंग द वेव नेचर ऑफ द लाइट, अगर जो वेव को आपको शो करता है तो एक आता है इंटरफ्रेंस, जैसे व्यतिकरण बोला जाता है, डिफ्रैक्शन आता है विवर्तन, और फिर आता है आपका पोलराइजेशन, जैसे बोला जाता है आपका ध्रुवीकरण। वहीं अगर पार्टिकल नेचर की बात करूँ तो दो आते हैं आपके, एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरा आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन प्रकीर्णन। अच्छा लिखा फोटोन्स एसोसिएट विद, फोटोन क्या होता है आपके, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं किसके अंदर के, लाइट के। ये क्या होता है, मासलेस होते हैं, और स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लिखा फोटोन एसोसिएट विद द लाइट शोज दैट द एनर्जी इज क्वांटिटाइज्ड and occurs in the discrete levels. From the above discussion, the dual nature of the light exhibited by the diffraction and the photoelectric effect. तो ऑप्शन पहला सही है, यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है, पहला सही है, पहला। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है आपका इंटरफ्रेंस, ये आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा होगा। तो जब क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो जहाँ पर ही एक दूसरे से क्या करती हैं, टच ऑन करती हैं, वहाँ पर ये क्या कर देती है आपका, वहाँ पे ये क्या बना देती है आपका, वहाँ पे डार्क साइड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जैसे ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला यहाँ पर देखिए, जहाँ पे ये एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये डार्क पॉइंट बना देगी, ऐसे डार्क पॉइंट बना देगी, और बाकी जगह आपके क्या बनेंगे, लाइट पॉइंट बनेंगे। तो इंटरफ्रेंस को इस तरीके से समझा जा सकता है। डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस को भी दोनों यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। अच्छा अगर ये जो स्लिट्स हैं इनका जो गैप अगर मैं वाइडन कर दूँ, वाइड कर दूँ, तो आपको स्मॉल डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में, जैसे इसे वाइड कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो आपको कैसे देखने मिलेगा, स्मॉल डिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। वहीं गैप को अगर मैं नैरो कर दूं, छोटा कर दूं, पतला कर दूं, तो आपको लार्ज डिफ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, किसके, लाइट्स के। अच्छा आगे चले तो जो आपकी लाइट बीम होती है वो अनपोलराइज लाइट में होती है आपका, इस तरीके से क्या करती हो, इस तरीके से आपका ये आगे ऐसे, और इस तरीके से, इस तरीके से आपका क्या होती है, चलती है, ये आपने याद रखना है, इस तरीके से। तो पोलराइजेशन में आपने याद रखना है, पोलराइजेशन में आपने याद रखना है क्या,
कि जैसे ही आपका है तो ये अनपोलराइज है आपका, जैसे इसमें एक पोलराइजर मैंने रखा ये पोलराइज हो जाएगी, मतलब जो सेकंड फ्रेम होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। अपोलराइज होने का मतलब कि इसके पास दो ही पोल्स होंगे, ऊपर का और नीचे का, तो ये आपने याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, जैसे लाइट है, लाइट को दिखाते हैं E इक्वल टू एच न्यू से दिखाते हैं। फोटोन जब क्या होता है किसी भी बाइंडिंग एनर्जी की जो आपकी सीट है उससे टकराते हैं, तो वहां से क्या करते हैं एनर्जी क्या करते हैं रिलीज, एनर्जी को करते हैं कैप्चर करके जब क्या करते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं सरफेस से, तो वहां पर आपकी क्या हो जाती है कि जो एनर्जी आपकी आउट होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होता है एच न्यू माइनस 5। आपका क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी क्या होगी आपकी लूज मार देगा वो, ठीक है ना। तो ये आप देखो ये लाइट रेज आई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन आपका बाहर की तरफ हो गया, टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाता है। कॉम्पटन इफेक्ट दिखाता है आपकी क्या हुआ, फोटोन इंसिडेंट आई, ये लाइट रेज आई, ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई, या तो क्या होगा ये नॉर्मली वापस निकल जाएगी, जैसे जा रही थी वैसे निकल जाएगी, या तो फिर टकराने के बाद इससे एनर्जी गेन कर देगी, टकराई आपका इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया, या फिर इससे एनर्जी गेन कर देगी, इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, इसे एनर्जी देगा, और इसकी जो आपकी क्या होगी, जो आपका फाइनल लैम्डा होगा, जो वेवलेंथ होगी फाइनल, वो इनिशियल से आपकी क्या होगी ज़्यादा होगी, और यही गैप दिखाया जाता है किससे, आपका डेल्टा लैम्डा से, और ये होता है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, ये आपका कॉम्पटन डिस्पर्जन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन, वेव पिक्चर ऑफ द लाइट फेल टू एक्सप्लेन। वेव नेचर, अभी मैंने बताया था वेव नेचर किसको दिखाता है, देखो वेव नेचर दिखाता है आपका किसका, वेव की अगर बात करें तो वेव में कौन कौन से होता है, इंटरफ्रेंस होता है आपका, फ्रेंस, ठीक है, फिर मैंने डिफ्रैक्शन होता है आपका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा होता है आपका कौन सा, पोलराइजेशन होता है आपका, ये आपके वेव को दिखाते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैंने बोला था ये तो किसको दिखाते हैं, वेव को, और पार्टिकल को दिखाना है तो पार्टिकल को अगर दिखाना है तो मैंने उसके लिए बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है आपका, और आपका कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है। तो कौन सा है, अच्छा वेव पिक्चर ऑफ द लाइट फेल टू एक्सप्लेन, तो डिफ्रैक्शन को तो दिखाएगा, पोलराइजेशन को भी दिखाएगा, किसको नहीं दिखाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। यहीं पे तो पढ़ाया था, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको कि जो वेव फॉर्म है, तो वेव जो होता है वो किसको, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को दिखा सकता है। पार्टिकल में आपका फोटो इलेक्ट्रिक, तो वेव किसको शो नहीं कर सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, light shows the dual nature, some phenomena can be explained by the wave nature of the light, while some of the quantum nature of the light, मतलब particle form of the light। wave nature of the light की बात करें, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल shows the light is an electromagnetic waves that travel in the speed of the light through the space। electromagnetic waves, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, ये तो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती है, पर मैंने बताया ये एक्सेप्शन है, ये बिहेव करती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड द पोलराइजेशन आर द सम फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। क्वांटम नेचर अगर बोले, पार्टिकल नेचर, लाइट का तो फोटोन्स, उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, फोटोन्स बोला जाता है लाइट के पार्टिकल को, और द क्वांटम ऑफ द एनर्जी दैट गिव्स द पार्टिकल नेचर। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट, तो ये आपने याद करना है। अच्छा पढ़ लेते चलो एक बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एमिशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, बताया था जब आपके करते हैं एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द लाइट इज इल्यूमिनेटेड, जबकि लाइट उन्हें क्या करती है, इल्यूमिनेट करती है, लाइट वहां पे पड़ती है, इट इज कॉल्ड द फोटो एमिशन और द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इफेक्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द लाइट इज मेड ऑफ द पैकेट्स ऑफ द क्वांटम ऑफ द एनर्जी। ये बताती है कि उसके अंदर क्या आपके पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रही है, कहाँ से, सरफेस से। अच्छा नेक्स्ट आता है डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन होता है जब आपकी लाइट क्या होती है, बैंड मारती है, तो लिखा डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट एंड द शार्प एंड्स ऑफ द ऑब्स्टैकल्स और होल्स, इट कैन बी, तभी तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका इंटरफ्रेंसेस और डिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना को शो करता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। पोलराइजेशन की बात करें तो वेव नेचर को बताया, द लाइट वेव्स हुज वाइब्रेशन occurs in the single plane are called the polarized light, the light whose vibration occurs in more than one plane is called the unpolarized। जब प्लेन आपका देखा, आपको जो मैंने बताया था कैसा था, दो प्लेन बने हुए थे, यहाँ पे देखो ये देखिए पहला प्लेन और दूसरा प्लेन ये बना हुआ था, तो जब क्या होता है कि डबल प्लेन होता है तो उसे अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। द फिनोमेना ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अनपोलराइज लाइट इनटू द पोलराइज लाइट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। जब आपका टू सरफेस की जगह वन सरफेस ही बनता है, पोलराइजेशन इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज द फिनोमेना कॉज्ड ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये था आपका आज का लेक्चर, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करनी है, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी।
अच्छा, अगर बाई चांस नोटिफिकेशन मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप से और फेसबुक ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं, हमारे वहाँ से क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ले सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। वहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, यूट्यूब का लिंक वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।